नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है कि बेल ग्रांट करने से पहले कौन से मैटर को कोर्ट कंसीडर करती है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंस के मैटर में ही ये फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस के अंदर तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 496 सीआरपीसी आपका राइट है कि आपको बेल ग्रांट की जाए, इसलिए वहाँ तो कोर्ट भी आपको बेल ग्रांट करने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में कहना कौन सा फैक्टर कोर्ट कंसीडर करती है एक्यूज़ को बेल ग्रांट करने से पहले। नॉर्मली 3-4 फैक्टर है। नंबर 1 ये कि कोर्ट ये देखती है कि अगर मैं इसे बेल पे रिलीज़ कर दूं तो इसके फ़रार होने के कोई ख़तरा तो नहीं है। एक तो इस फैक्टर को अगर देखते हुए कि अगर कोई ख़तरा नहीं है तो फिर बेल एक्सेप्ट कर ली जाएगी। सेकेंडली कोर्ट ये चीज़ देखती है कि अगर मैं इसको बेल पे रिहा कर दूं तो कोई मज़ीद कोई फर्दर ऑफेंस तो नहीं कमिट कर देगा। अगर इसका भी कोई रिस्क ना हो तब भी इससे बेल इसकी एडमिट कर ली जाती है एक्यूज़ की। थर्डली ये कोर्ट कंसीडर करती है कि अगर हम इसे रिलीज़ कर देते हैं बेल पे तो कहीं इस चीज़ का ख़तरा तो नहीं है कि ये किसी गवाहों को जो है वो डराएगा कि उसके ख़िलाफ़ गवाही ना दें, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी और करेगा जिससे इंसाफ को होने से रोका जा सके। अगर इस चीज़ का भी कोई फैक्टर कोई ख़तरा ना हो तो अब कोर्ट जो है वो देखती है कि ऐसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो तब फिर कोर्ट बेल एडमिट कर लेती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके कंडीशन प्रेसिडेंट कि बेल को एडमिट करने से पहले, यानी बेल की रेमेडी जो एक एक्यूज़ के पास है लेकिन वो उसको अप्लाई करने से पहले कौन से फैक्टर कौन सी कंडीशन प्रेसिडेंट कौन सी प्री रिक्विजिट पूरी होनी ज़रूरी है। तो वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 498 ए सीआरपीसी का बताई गई नॉर्मली 3 कंडीशन है। नंबर 1 ये कि बेल को उसकी रेमेडी अवेल करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके ख़िलाफ़ कोई FIR हुई हो, कोई केस रजिस्टर्ड हो, यानी आपके ख़िलाफ़ कोई पर्चा हुआ हो, आप उसके अंदर या तो नॉमिनेटेड हो यानी आपका या तो नाम लिखा हुआ हो, या आप सस्पेक्टेड हो यानी नामालूम अफराद के तौर पर आपका नाम ऐड हो, आपके ख़िलाफ़ कोई बाकायदा केस रजिस्टर्ड हो, तभी आप लोग बेल की रेमेडी अवेल कर सकते हो। सेकेंडली चीज़ ये कि आपके पुलिस की कस्टडी में हो, तभी आप बेल यानी आप पुलिस ने आपको गिरफ़्तार किया हुआ है, या फिर आप कोर्ट में मौजूद हो। मतलब जिस तरह गिरफ़्तार करने के बाद आप पेशी पे आते हो ना, ट्रायल जब आपका चल रहा होता है तो उस टाइम भी आपको बेल मिल जाती है, तो आप कोर्ट के सामने मौजूद हो। ये नहीं है कि आप फ़रार हो तो उस टाइम आपको बेल मिल जाए। पुलिस की कस्टडी में होना या कोर्ट में मौजूद होना या आपके ख़िलाफ़ FIR होना, कोई केस रजिस्टर हो, तब आपको जो है वो बेल की रेमेडी आप अवेल आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते रेमेडी बेल। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी बेल के कॉन्सेप्ट से मतलब जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ऐसा लॉयर को, वकील को और एक लॉ स्टूडेंट को भी पता होनी चाहिए, वो ये है कि जब आप लोग बेल के लिए दरख्वास्त देते हो तो उस टाइम आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जिस तरह आप लोग एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो आपके पास पेन और पेपर होना ज़रूरी है, इसी तरह जब आप लोग बेल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं। तो उसमें सबसे पहले आपके पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक तो बेलेबल ऑर्डर, दूसरा रिमांड पेपर। अब इसे भी डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली है क्या। बेलेबल ऑर्डर ये है कि आपका मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार हुआ, बेशक बेलेबल ऑफेंस में हुआ या नॉन बेलेबल ऑफेंस में हुआ, आपने जो है उसकी ज़मानत की दरख्वास्त दी, आया प्री अरेस्ट बेल की दरख्वास्त दी, पोस्ट अरेस्ट बेल की दरख्वास्त दी, बेलेबल ऑफेंस में उसकी ज़मानत आप चाहते हो उसकी दरख्वास्त दी है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आप उसकी ज़मानत चाहते हो उसमें आपने दरख्वास्त दी है। उस दरख्वास्त को अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो ज़ाहिर है अब कोर्ट ने उसकी ज़मानत मंजूर कर ली, तो किसी ऑर्डर के थ्रू ही मंजूर करेगी, तो कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देगी, तो ये इस चीज़ का एविडेंस होगा कि हाँ जिस मुलजिम की हमें ज़मानत चाहिए थी कोर्ट ने उसकी ज़मानत मंजूर कर ली। तो बेलेबल ऑर्डर बेसिकली उस एक्सेप्टेंस ऑफ बेल का एविडेंस होता है। तो एक तो आपके पास ये बेलेबल ऑर्डर होना चाहिए बेल के लिए अप्लाई करते वक्त, दूसरा ये है कि रिमांड पेपर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है आप उसी बंदे की बेल ले रहे हो जो कि पुलिस की कस्टडी में, जैसा हम लोगों ने बेल के डेफिनेशन में पढ़ा था कि हैंड ओवर फ्रॉम द कस्टडी ऑफ एक्यूज फ्रॉम पुलिस टू द श्योरिटी ऑन सबमिशन ऑफ बेलेबल बॉन्ड। तो रिमांड पेपर जो है वो बेसिकली इस चीज़ का सबूत होता है कि जिसकी आपको ज़मानत आप ले रहे हो मतलूब है वो पुलिस की कस्टडी में है, हमें उसकी ज़मानत चाहिए। तो जब आप लोग बेल के लिए अप्लाई करें तो ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, बेलेबल ऑर्डर और रिमांड पेपर। जब ये 2 चीज़ें आपके पास होती हैं उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट से ही जो ये मुसद्दिका नकलों वाली जगह होती है फ़ोटो कॉपीज़ कराने वाली, वहाँ से ही आप लोगों को 3 पेपर का सेट ले लेना है। एक होगा उसमें रिहाई रोक का, दूसरा होगा मुचलका और तीसरा होगा मुचलका व ज़मानतनामा। इनको मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगी भी कि किस तरह के दिखते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इनको हम लोगों ने फिल करना है।
इसको फिल करने के बाद जो है वो हम लोगों ने, जो बंदा ज़मानत दे रहा है ना, ये मुचलका वो ज़मानतनामा वाले पेपर पे इसको फिल करने के बाद हम लोगों ने इसकी श्योरिटी का CNIC कॉपी लगा देनी है। साथ में जो है वो इस दो गवाहों की और CNIC हम लोगों ने लगा देनी है। और फिर जो है जो मुचलका व ज़मानतनामा होता है, इसके पिछली साइड पे, इसकी बैक साइड पे इस पेज के हम लोगों ने जो उसकी मनकूला जायदाद होती है ज़मानती की, श्योरिटी की, उसकी डिटेल भी लिस्ट बना देनी है। क्योंकि ये पेलेबल बॉन्ड में वो एक रकम तो कोई अदायगी का कहता है कि मैं ये पे करूँगा, कि अगर इसने जो है ये क्योंकि ये बेसिकली उस चीज़ की श्योरिटी देता है कि मैं, आप इसे रिलीज़ कर दें बेल पे, जब जब कोर्ट इसको डिमांड करेगी ट्रायल का टाइम, मैं इसकी ज़मानत देता हूँ कि मैं इसको लेकर आऊँगा। अब अगर वो बंदा नहीं आएगा और उसके बदले में उसने ज़मानत में कुछ मुचलका अमाउंट यानी बेलेबल बॉन्ड में लिखी होती है, लेकिन अगर वो नहीं आता जिसकी वो ज़मानत दे रहा है, अब इस पर्सन पे पेनल्टी पड़ जाएगी ज़ामन पे। तो ज़ामन भी अगर पैसे ना अदा कर सकता हो तो मनकूला जायदाद का रिकॉर्ड इसलिए लिया जाता है, लिस्ट ली जाती है कि फिर वो जो है वो ज़ब्त कर ली जाती है, वो अमाउंट उसकी ज़ब्त कर ली जाती है। तो इसलिए इसकी मनकूला जायदाद की डिटेल भी हम लोगों ने लिखनी होती है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस तरह करे कोई और, भरे कोई और वाली सिचुएशन बन गई है कि भाई ये अगर ख़िलाफ़ वर्जी करता है मुलज़िम तो श्योरिटी के सिर पर आ रही है इसके किए हुए की सज़ा। तो लाजमी नहीं कि श्योरिटी के सर पर आए, श्योरिटी के पास भी सिचुएशन में एक रेमेडी होती है, वो है 502 CRPC के तहत कि वो अपनी ज़मानत वापस ले सकता है। इसके लिए उसे मजिस्ट्रेट को एक दरख्वास्त लिखकर देनी पड़ती है। खैर, जब हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे तो इस चीज़ को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पेजेस है रिहाई, रोपकार, मुचलका ज़मानतनामा, ये बेसिकली किस तरह के दिखते हैं। तो ये होता है रोपकार रिहाई मुलज़िम, ये इस तरह का एक पेज होता है, इस तरह का ना, और इसको इस तरह फिल करना होता है हम लोगों ने, जिस तरह ये स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये फिल हुआ है ना। ये हम लोगों ने रिमांड पेपर और बेलेबल ऑर्डर को देख के, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कौन सी अदालत ने ये बेलेबल ऑर्डर पास किया, उसका नाम लिखेंगे, और रिमांड पेपर पे लिखा होता है कि कौन सा मुकदमा नंबर है, कौन से थाने में हुआ था, तारीख़ पेशी किस पे पेश हुआ, ये सारी चीज़ें ना उसके ऊपर उधर से ही देख के इधर हम लोगों ने फिल कर देनी होती हैं। तो ये रोपकार रिहाई मुलज़िम ये वाला एक पेज होता है। दूसरा जो है ये मुचलका होता है, इसको इस तरह फिल करना होता है, ये इस तरह का होता है पेपर। और एक होता है आप लोग के पास मुचलका व ज़मानतनामा, ये जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, इस पर जो है वो मुलज़िम की डिटेल लिख रही होती है, उसके कवायफ, उसके डिटेल्स लिख रहे होते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें वो ज़वालती की डिटेल्स लिख रही होती है। इसको भी दिखा देती हूँ कि इसको किस तरह फिल करना होता है। हाँ, ये इस तरह फिल करना होता है। ये भी रिमांड पेपर और बेलेबल ऑर्डर को देख कर ही हम लोग फिल कर देंगे। ये लास्ट में हम लोगों ने दो गवाहों के साइल भी ले लेके, CLIC नंबर ले लेके, उनके साइल लेके, उनके गुट्ठे लगवा लेंगे। और इसी पेपर के जो पेपर है मुचलका व ज़मानतनामा, इसी पेपर की बैक साइड पे जो ज़ामन होता है उसकी वकूला जायदाद की एक लिस्ट भी हम लोगों ने दे देनी होती है कि अगर किसी किस्म की बेलेबल बोर्ड की खिलाफ वर्जी हो, मतलब मुलज़िम ला आए, पेशियों पर वजूद ला हो, ट्रायल कोर्ट में जब उसका ट्रायल चल रहा है उसे बुलाए कोर्ट, वो ला आए, तो अब इस सिचुएशन में इसकी जो है या तो जो ये बेलेबल बोर्ड में अमाउंट दी होती है वो ज़ब्त कर ली जाती है, और अगर सिर्फ और सिर्फ उसने भी अमाउंट जवारी करवाई हुई तो जो उसने वो लिस्ट दी होती है ना, वो जायदाद ज़ब्त करके वो इस तरह पैसे रिकवर कर लिए जाते हैं। तो ये बेल से मुतल्लिक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो कि आई थिंक जो उसके सेक्शन से ना उनको पढ़ने से पहले, उनको स्टार्ट करने से पहले अंडरस्टैंड होना ज़रूरी थी कि हमें पता हो कि जो हम लोग बेल बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि बेल से रिलेटेड प्रोविजन है कि आखिर बेल होती क्या है और बेल और पैरोल का क्या डिफरेंस है, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम अक्सर लोग इन दो टर्म्स के अंदर कंफ्यूज होते हैं। और फिर जब हम लोग बेल के लिए डिमांड कर रहे हैं तो आखिर बेल को अवेल करने के लिए कौन सी पहले कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है, किन फैक्टर्स को देखते हुए आपको बेल दी जाती है, कौन से प्रिंसिपल इसके साथ अटैच है, आया बेल कितनी काइड्स है, बेल की कितनी काइड्स होती है, बेल के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें बेल से इम्पोर्टेंट थी मुतल्लिक, और बेल के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी थी डिस्कस करना। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उस पर हम लोग इसके सेक्शन डिस्कस करेंगे।